जय हिंद दोस्तों। आज संपूर्ण आधुनिक भारत को यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, कंप्लीट मॉडर्न इंडिया को देखने का प्रयास करेंगे और ईस्वी बाय ईस्वी देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग हो सके तो पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिएगा और सब कुछ नोट डाउन भी करते चलिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण डेट है। यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आगामी कोई भी एग्जाम हो तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो आप लोग लिखते भी चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा सेशन आप सबके लिए। बस अच्छे से देखिए और चीज़ों को समझते हुए चलिए। कुछ अगर लगे तो नोट डाउन भी करते चलिएगा, साथ साथ में आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 1453 ईस्वी से 1901 ईस्वी तक का पूरा इतिहास को देखेंगे और डिटेल से समझेंगे कि क्या इसके बीच में जो घटनाएं हुई क्या इंपॉर्टेंट रखता है, वो सब कुछ यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग सब कुछ लिखते भी चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक डेट से संबंधित और उसके बाद उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरा कोशिश रहेगा कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया जाए। देखिए हम सबसे पहले एक सरसरी निगाह से पूरे तरीक़ा से एक आधुनिक भारत को ख़त्म करेंगे। आधुनिक भारत इतना आसान नहीं है कि आपका एक दो क्लास में ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि एक सरसरी निगाह जो होता है महत्वपूर्ण फैक्ट पर वो रखा जाए। और ख़ास करके जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में क्या किया जाता है कि जो दिया जाता है क्वेश्चन कूट बनाकर उसको क्रम में सजाइए, सही क्रम में सजाइए, घटते क्रम में सजाइए। पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, इस तरह की स्थितियाँ रहता है। तो अगर आप ईस्वी बाई अध्ययन किए हुए रहेंगे तो वहाँ पे फंसने का चांस थोड़ा कम बनता है। तो इसके लिए थोड़ा सा ईस्वी बाय हम एक एक चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा कि यहाँ पे जो लिखे हैं, देखिए ये डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, नॉर्मल बोर्ड है, लेकिन जितनी चीज़ें रखी गई है उसको हम समझाने का यहाँ पूरी तरीक़ा से कोशिश करेंगे। बस आप चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। तो देखिए सबसे पहले 1453 ईस्वी से स्टार्ट करते हैं। देखिए 1453 ईस्वी क्यों इंपॉर्टेंट रखता है, आपको पता है कि यहाँ पे मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था। प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, हम एक एक सेशन को चलेंगे अलग अलग तरीक़ा से, लेकिन आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम आधुनिक भारत को यहाँ सबसे पहले रखें। तो देखिए कहने का मतलब 1453 ईस्वी का अगर इतिहास को आप अच्छे तरीक़ा से पढ़िएगा तो यहाँ पे मध्यकालीन भारत का दौर हुआ करता था। और मध्यकालीन भारत का जो दौर हुआ करता था वो भारत का अगर नक्शा को देखिएगा, वैसे मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, तो ये जो एरिया है आपका, ये एरिया जो है उत्तर और पश्चिम का एरिया जो है, इधर से भारतीयों का जो एरिया में प्रवेश करते थे कौन, ये मुस्लिम आक्रमणकारी लोग इस एरिया से प्रवेश करते थे। क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं इधर हिमालय है और नीचे तो समुंदर है, तो ये एरिया बच जाता था जो कनेक्ट हो पाता था यूरोपियन कंट्री से, और उसके बाद ईरान इराक वाला कंट्री से ये कनेक्ट हो पाता था, जिधर से मुस्लिम आक्रमण लोग यहाँ पे घुसा करते थे। ठीक है, आसानी से। इधर तो हिमालय है तो इधर से नहीं घुस पाते थे। तो कहने का मतलब जो ये एरिया है उत्तर पश्चिम का जो एरिया है, इधर से घुसा करते थे और व्यापार और उसके बाद शासन किया करते थे, आक्रमण किया करते थे मुस्लिम आक्रमणकारी लोग। तो हुआ क्या कि 1453 ईस्वी में इस एरिया में जो कुस्तुनतुनिया का जो क्षेत्र पड़ता है, उसमें 15वीं 16वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर तुर्कों का आक्रमण हो जाता है। और तुर्कों का आक्रमण जब हो जाता है तो कुस्तुनतुनिया जो बीच का मार्ग हुआ करता था यूरोप के साथ व्यापार का, उसके बाद मुस्लिम आक्रमण का एक मिड पॉइंट हुआ करता था, केंद्र बिंदु हुआ करता था, वहाँ पे तुर्की आक्रमण हो जाता है और तुर्की का कब्जा हो जाता है। 15वीं 16वीं शताब्दी में तुर्की का कब्जा हो जाता है यहाँ पे। तो जब तुर्की का कब्जा हो जाता है तो जो यूरोपियन कंट्री का व्यापार वाणिज्य हुआ करता था वो पूरी तरीक़ा से अवरुद्ध हो जाता है यहाँ पे। कहने का मतलब है कि व्यापार वाणिज्य यहाँ पे नहीं हो पाता है, तो ये जो मार्ग है वो पूरी तरीक़ा से व्यापार के उद्देश्य से बंद हो जाता है, क्योंकि तुर्की का यहाँ पे आक्रमण हो जाता है। कब? तो यहाँ पे 1453 ईस्वी में। अब बात आता है कि अगर व्यापार भारत के साथ तो हो रहा था मध्यकालीन समय में, आक्रमण भी अंग्रेज मतलब यहाँ पे मुस्लिम आक्रमण लोग कर रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, तो कहने का मतलब जो यूरोपियन कंट्री वाले जो देश हैं वे अब अलग मार्ग की खोज करते हैं कि अगर भारत से व्यापार और वाणिज्य करना है तो हमें नया मार्ग देखना होगा, कोई दूसरा मार्ग देखना होगा। तो कहने का मतलब इस मामले में देखेंगे तो पुर्तगाल और उसके बाद स्पेन, ये सब जो है बहुत आगे थे। कहने का मतलब नए मार्ग की खोज या नए देश की खोज या नए खोज की ओर थोड़ा सा इनका रुझान जो है थोड़ा ज़्यादा था, मतलब अच्छा था रुझान। कहने का मतलब कि इस सब का इंटरेस्ट जो है इसमें बहुत अधिक था किसी चीज़ का खोज के लिए।
तो पुर्तगाली और स्पेन वाले लोग भारत का अलग मार्ग, कहने का मतलब खोज के लिए, ये जब जैसे भारत है तो ये मार्ग से कैसे आया जाए, कहने का मतलब ये तो अवरुद्ध हो गया, अब कैसे नया मार्ग से आया जाए, ये खोज करने का पूरी तरीका से यहाँ पे प्रयास करना प्रारंभ किया यूरोपियन कंट्री के देश, पुर्तगाल और फ्रांसीसी लोग, तो स्पेन लोग। तो ये सब जो है पूरी तरीका से जब खोज करना प्रारंभ किए, तो सबसे पहले यहाँ पे ये डेट आप देख रहे होंगे 1487 ईस्वी। तो 1487 ईस्वी में एक निकलता है बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है, लिखते भी चलिएगा अगर कुछ लिखना होगा तो। बार्थोलोम्यू डियाज जो है वो निकलता है 1487 ईस्वी में भारत की खोज के लिए। लेकिन होता क्या है कि भारत की खोज में जब ये निकलता है पूरी तरीका से, तो नीचे जो अफ्रीकन कंट्री है वहाँ पे कैप ऑफ गुड होप के पास आकर वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब कहाँ जाए। कहने का मतलब है कि भारत किधर है उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो कैप ऑफ गुड होप से वो क्या करता है, वापस आ जाता है। कहने का मतलब जब उसको नहीं समझ में आता है कि हम किधर जाए, तो वो पुनः क्या करता है, फिर से वो वापस आ जाता है। तो इस तरह से एक प्रयास जो है वो यहाँ पे 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो प्रयास जो है वो सफल नहीं होता है, कैप ऑफ गुड होप से वो वापस हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखता है डेट, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे बात आता है 1498 ईस्वी। 1498 ईस्वी को बताने से पहले एक डेट है 1494 ईस्वी। देखिए 1494 ईस्वी का जो डेट है वो इम्पोर्टेंट क्यों रखता है, कहने का मतलब 1494 ईस्वी में स्पेन का एक व्यक्ति होता है, कहने का मतलब कोलंबस, और ये कोलंबस निकलता है कि चलो अब हम भारत की खोज करते हैं। देखिए बार्थोलोम्यू डियाज निकला, फिर कोलंबस निकला, और कोलंबस निकला ये सोचकर कि हम भारत की खोज करेंगे। तो उसके लिए वो जब निकला तो वो मार्ग भटक गया, और मार्ग भटकने के बाद वो क्या हुआ कि वो चला गया अमेरिका, उत्तरी अमेरिका चला गया, और उत्तरी अमेरिका का खोज जो है वो 1494 ईस्वी में कर दिया। तो 1494 ईस्वी में वास्को डिगामा जो है यहाँ पे कोलंबस, तो कोलंबस जो है वो उत्तरी अमेरिका की खोज कर देता है। और कहने का मतलब जो कोलंबस को है वो पता रहता है कि भारतीय लोग, जो निचवा में देखिएगा, कहने का मतलब ये विषुवत रेखा है, उसके बाद विषुवत रेखा से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ठंडा वाला एरिया बढ़ता है, तो ठंडा वाला एरिया में गोरे गोरे लोग होते हैं, और जो विषुवत रेखा के समीप होता है वहाँ पे काले लोग होते हैं। तो दक्षिण भारत का साइड में देखिएगा काला काला लोग होता है, ज़्यादातर काला लोग होता है। कहने का मतलब है इसलिए क्योंकि ये विषुवत रेखा के नज़दीक होता है। जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो बड़ी एकदम गोरा गोरा लोग मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो कोलंबस है वो जानता था कि भारतीय लोग तो थोड़ा काला सावला होता है, लेकिन जैसे ये अमेरिका पहुंचा, उत्तरी अमेरिका पहुंचा, तो उत्तरी अमेरिका पहुंचने के बाद हुआ क्या कि वहाँ सब गोरे गोरे लोगों को देखा, तो वहाँ के लोगों को इसने क्या कह दिया, रेड इंडियन। तो इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि रेड इंडियन किस देश के लोगों को कहा जाता है या किस महादेश के लोगों को कहा जाता है। तो उत्तरी महादेश जो है, उत्तरी अमेरिका महादेश जो है, उसके लोगों को रेड इंडियन कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे गोरा मतलब सावला और काला देखा था, और यहाँ पर ये गोरा गोरा लोगों को देखा तो वो कंफ्यूज हो गया, इसीलिए वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कह दिया। तो उत्तरी अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। अब बात आता है कि 1498 ईस्वी। देखिए 1498 ईस्वी जो होता है ये इंपॉर्टेंट रखता है। शायद 17 मई 1498 ईस्वी के दिन जब वास्को डिगामा पहुंचता है, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, ठीक है, कपकडाबू नाम का बंदरगाह पर पहुंचता है। कहने का मतलब 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा जो है वो निकलता है, और उसके बाद वो भारत की खोज के लिए निकलता है। तो ये क्या होता है कि ये भी कैप ऑफ गुड होप पर आता है, मतलब कैप ऑफ गुड होप के ऊपर में आकर खड़ा हो जाता है। इसको भी नहीं समझ में आता है कि ये कहाँ जाए, लेकिन वहाँ पर एक गुजराती पथ प्रदर्शक इसको मिल जाता है, गुजराती एक व्यापारी मिल जाता है, और वही इसका पथ प्रदर्शन करता है, मतलब कि मार्ग बताने का काम करता है कि तुम किधर जाओगे तो भारत पहुंच जाओगे, क्योंकि वो गुजराती था तो उसने मार्ग बताया कि तुम इस रास्ते से जाओ तो तुम भारत पहुंच जाओगे। तो गुजराती पथ प्रदर्शक जो हुआ करता था, मतलब उसका नाम हुआ था, क्या था तो आप लोग दिमाग में रखिएगा, अब्दुल मनीफ नाम का एक व्यक्ति था, गुजराती व्यक्ति, उसी ने बताया था इसको मार्ग कि तुम इस ओर जाओ तो तुमको भारत मिलेगा, नहीं तो तुम इधर जाओगे तो तुम भटक जाओगे। तो कहने का मतलब है कि गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीफ के सहयोग से ये पहुंचा कपकडाबू नाम का बंदरगाह पर, और वहाँ पे राजा जमूरिन जो हुआ करता था,
जो राजा कोचिन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां का राजा जो जमूरिन था वो पूरी तरीक़ा से इसका स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद मतलब बहुत सारा जो मसाला उसाला का व्यापार होता था, मसाला का जो मतलब क्षेत्र है केरला, तो वो मसाला उसको गिफ्ट देता है, उसके बाद फिर यहाँ से वो वापस चला जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये व्यापार जो है यूरोपीय लोग यहाँ से इसलिए करता था क्योंकि यूरोपियन कंट्री जो होता है पूरा तरीका से ठंडा कंट्री है, वहाँ पे लोग गर्म अपने आप को करने के लिए, बॉडी गर्म करने के लिए मसाला भरपूर खाता है, स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा खाता है, और उसके बाद मटन चिकन ज़्यादा खाता है। तो अपना बॉडी गर्म करने के लिए उसको मसाला यूरोपियन कंट्री में नहीं होता है, तो ये भारत से ही जाता था, पहले भी जाता था। तो कहने का मतलब यहाँ पे मसाला के व्यापार के लिए धीरे धीरे यूरोपियन कंपनियों का आगमन होना यहाँ से प्रारंभ हो गया 1498 ईस्वी से। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 1498 ईस्वी वास्को डी गामा यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। तो ये आपका मतलब पहला यहाँ तक मेन बात हो गया। अब यूरोपियन कंट्री वाले लोग को पता चल गया कि भारत कहाँ पे है, अब धीरे धीरे सब यहाँ पे आएगा। तो देखिए 1498 के बाद 1598 ईस्वी, मतलब लगभग 100 साल के बाद यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आए, डच लोग आए। देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में आई है, 1602 ईस्वी में आई है, लेकिन अंग्रेज 1600 ईस्वी में कंपनी लेकर आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अगर अंग्रेजों का क्रम या डचों का क्रम पूछे, कंपनी का नहीं, अंग्रेज का आने का क्रम, डचों का, पुर्तगालियों का, तो डच लोग पहले आया था, अंग्रेज से पहले आया था, ठीक है। तो डच कब आए, तो डच आए थे 1598 ईस्वी में, यहाँ पे आए डचों ने, यहाँ पे अपना फैक्ट्री जो है 1602 ईस्वी में स्थापित किया था, 1602 ईस्वी में स्थापित किया था। और अंग्रेज लोग 1600 ईस्वी में आया। कहने का मतलब डच लोग 1598 में आया, 1602 ईस्वी में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। और इसके बाद अगर देखा जाए तो अंग्रेज यहाँ पे आए, और अंग्रेज जो है 1600 ईस्वी में यहाँ पे आए थे, ठीक है। सन 1600 में अंग्रेज आए थे और 1600 में ही ये सब फैक्ट्री स्थापित कर दिया, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा मतलब फैक्ट्री नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में ही कर दिया था, ठीक है। आपको पता है एलिजाबेथ मतलब भेजी थी इनको, ठीक है। और उसके बाद ये सब व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पे आया था। और उसके बाद मतलब इस समय जो राजा हुआ करते थे, इसके बाद जो बने थे, जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। मतलब हॉकिंग्स जो है, हॉकिंग, सर टॉमस रो और विलियम फिंच, ये 3 अंग्रेज अधिकारी जो है वो जहांगीर के समय में आए थे। हॉकिंग्स वाला हाल फिलहाल में जो बीपीएससी का एग्जाम है उसमें पूछा गया था कि अंग्रेज के समय में जो है अंग्रेज किसके दरबार में सबसे पहला आया था और कौन अंग्रेज आया था। विलियम हॉकिंग्स जो है सबसे पहले जहांगीर के समय में आया था। एक्चुअली में कहने का मतलब इसके पीछे बड़ी सारा कहानी है, उतना लंबा बताएंगे तो फिर यहाँ तक ख़त्म करने में हमको बहुत टाइम लग जाएगा। वो डिटेल से जब हम पढ़ेंगे तो उस समय बताएंगे, बस एक थोड़ा ओवरव्यू हम करते हुए चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो हम करते हुए चलते हैं जो लिखा हुआ है। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, ठीक है। और ये व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, 15 साल के व्यापार करने के उद्देश्य से। इसके बाद यहाँ पर ये है 1664 ईस्वी। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी था, ये सरकारी था, सरकारी कंपनी थी। और सरकारी कंपनी थी इसीलिए सबसे बाद में भी आई और सबसे पहले चल गई। कहने का मतलब है कि लुई 14वां के नेतृत्व में आया था, कोलबर्ट, कहने का मतलब इसका वित्त मंत्री था, वही भेजा था। तो ये जो आया था यहाँ पे, अगर कहने का मतलब है फ्रांसीसी जो आए थे वो फ्रांसीसी एक सरकारी कंपनी थी। अब सरकारी कंपनी थी तो जितना बात होता था लुई 14वां जो है वो पहले देता था आदेश, तब उसके बाद यहाँ कोई काम होता था। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये पहले आई और पहले ही चली गई, मतलब सबसे बाद में आई और सबसे पहले ये चली गई। एक्चुअली में क्या था कि जहाँ जहाँ मतलब कंपनी जहाँ जहाँ फैक्ट्री लगाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज जहाँ जहाँ फैक्ट्री लगाए थे वहाँ वहाँ ये सब भी फैक्ट्री लगा दिया। जैसे अंग्रेजों ने सबसे पहला फैक्ट्री सूरत में लगाया तो ये सब भी लगा दिया, ये फिर उसके बाद मसूलीपट्टनम में लगाया तो ये भी सब लगा दिया। वैसे देखिए सूरत में फैक्ट्री जो है उस 1608 ईस्वी में चालू हुआ था, लेकिन क्या है कि जहांगीर फिर रोक दिया था, फिर उसके बाद मसूलीपट्टनम में अंग्रेज लोग लगाया तो वहाँ 13 में बन गया था, फिर यहाँ वाला लगाया। तो पहला जो चालू हुआ था सूरत वाला ही था, ठीक है। कहने का मतलब अगर सूरत वाला नहीं रोकता जहांगीर तो वही वाला सबसे पहले बनता, लेकिन हुआ क्या कि जहांगीर बीच में रोका तो फिर मसूलीपट्टनम में अंग्रेज लोग बनाया था। तो मेरे कहने का मतलब है कि उसी तरह से सूरत में ये सब बनाया, फिर उसके बाद मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसी लोग बनाया। मतलब कि जहाँ जहाँ अंग्रेज गया वहाँ वहाँ उंगली करने के लिए ये सब भी चला गया।
इसीलिए अंग्रेजों को गुस्सा आया, पूरा तरीका से उखाड़ करके आगे जाकर ये सब फेंक दिया था इस सबको। तो आगे चलते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हम जल्दी चलेंगे क्योंकि बहुत सारा डेट है और सब पर हमको बहुत कुछ बोलना भी है, ठीक है। तो समझते हुए चलिएगा। देखिए 1717 ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 1717 ईस्वी जो आप लोग को यहाँ पे समझेंगे तो मुगल बादशाह जो था मुगल बादशाह जो था फर्रुखसियर, ठीक है, फर्रुखसियर जिसको घृणित कायर कहा जाता है, वो फर्रुखसियर यहाँ पे क्या किया था कि अंग्रेजों के लिए मतलब एक मुक्त व्यापार नीति ले आया। कहने का मतलब ब्रिटिशों को पूरी तरीका से व्यापार करने की छूट दे दी। अब जब व्यापार करने की पूरी तरीका से यहाँ पे छूट दे दी तो कहने का मतलब हुआ कि अंग्रेजों के लिए ये मैग्ना कार्टा कहलाया, और कहने का मतलब भारतीयों के लिए ये बहुत मतलब सर्वनाक बात हुआ कि जो फर्रुखसियर है वो पूरी तरीका से बंगाल के क्षेत्र में मतलब व्यापार करने की पूरी तरीका से छूट अंग्रेजों को दिया था। इसी को यहाँ पे मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1717 ईस्वी में। बाद में मुर्शिद कुली खां जो था वो यहाँ का मतलब दीवान हुआ करता था। वो क्या किया कि जब देखा कि अंग्रेजों को पूरी तरीका से छूट मिल गया, जो फिरंगी हैं यहाँ के नहीं हैं उनको पूरी तरीका से छूट मिल गया, तो हम तो यहाँ के हैं, हम क्यों इसके अधीन रहें, मुगल के अधीन क्यों रहें। कहने का मतलब फर्रुखसियर जो है उत्तरकालीन मुगल वंश का शासक था, तो उसके अधीन हम क्यों रहें। तो यहीं से मतलब अपने आप को अलग मुर्शिद कुली खां जो है वो कहा कि जब अंग्रेज फिरंगी लोग यहाँ पर आकर व्यापार कर सकता है तो कहने का मतलब कि हम फ्री क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुर्शिद कुली खान जो था वो फर्रुखसियर से बंगाल को अपने आप से अलग कर लिया। ये यहाँ का क्या था तो नवाब था, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दो घटना यहाँ पे हुई थी। अब उसके बाद यहाँ पे आता है 1731 ईस्वी। देखिए 1731 ईस्वी में सुनहरा फरमान यहाँ पे जारी होता है बीजापुर के शासक के द्वारा। जो बीजापुर का शासक होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक यहाँ पे बात करता है, और ये भी व्यापार वाणिज्य के लिए जो बंदरगाह होता है पूरी तरीका से फ्री में दे देता है अंग्रेजों को। मतलब अंग्रेजों के लिए चांदी चांदी यहाँ पे हो जाता है। कहने का मतलब होता है कि जो पूरा तरीका से अगर बंदरगाह देखा जाए तो पूरा तरीका से बंदरगाह जो व्यापार करने के लिए बीजापुर का शासक जो होता है वो पूरी तरीका से दे देता है यहाँ पे। कब 1731 ईस्वी में। तो ये एक सुनहरा फरमान बोला जाता है अंग्रेजों के लिए। कहने का मतलब अंग्रेजों का ये सुनहरा फरमान होता है 1731 की घटना। उसके बाद यहाँ पे 1739 ईस्वी। 1739 ईस्वी में एक युद्ध होता है, बहुत महत्वपूर्ण इतिहास का युद्ध होता है, करनाल का युद्ध। अब जो करनाल का युद्ध होता है आपको पता है, मतलब नादिर शाह, ठीक है, मतलब आपको नादिर शाह के बारे में डिटेल जानते होंगे, मतलब ईरान का नेपोलियन इसे कहा जाता था। तो नादिर शाह जो है वो भारत पर आक्रमण करता है और यहाँ पे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला होता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला पर अटैक करता है और यहाँ पे मतलब बहुत सारा चीज़ जैसे तख्ते ताउज, मयूर सिंहासन जो मतलब मुगल शासक बैठा करते थे वो मतलब पूरी तरीका से लूट लेता है, और कोहिनूर हीरा भी लूट लेता है। कौन? तो याद रखिएगा, मतलब नादिर शाह। तो नादिर शाह ईरान का नेपोलियन जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पे क्या करता है तो मोहम्मद शाह रंगीला से पूरी तरीका से तख्ते ताउज और मयूर सिंहासन जिसको बोलते हैं, जिसको शाहजहां बनवाया था, ठीक है, और उसके बाद कोहिनूर हीरा ये लूट कर ईरान ले जाता है। कौन? नादिर शाह। तो नादिर शाह का आक्रमण होता है और इसी को करनाल युद्ध कहा जाता है। कब हुआ था? 1739 ईस्वी। 1740 का ईस्वी का जो डेट है वो महत्वपूर्ण इसलिए रखता है कि अलीवर्दी खां, बंगाल का एक नवाब होता है अलीवर्दी खां, ये बहुत चालाक होता है। कहने का मतलब यहाँ पे मुर्शिद कुली खां था और ये 40 में आ जाता है अलीवर्दी खां, बहुत चालाक और अंग्रेजों को पूरी तरीका से छक्का छुड़ा देने वाला व्यक्ति होता है। कौन? तो ये अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां जो होता है वो रहता है शासक कब तक? तो कहने का मतलब ये शासन कब तक करता है बंगाल में? तो याद रखिएगा 1756 तक। और 1756 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाता है। 1756 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाता है? तो अलीवर्दी खां की मृत्यु होता है। तो इसके पहले ये क्या करता है, इसकी 3 बेटियां होती हैं। तो 3 बेटियां में से एक बेटी जो पटना में रहती है उसी का बेटा रहता है, तो उसी का बेटा को ये शासक नियुक्त करता है, ठीक है। अब ये जो शासक नियुक्त करता है तो थोड़ा सा सिराजुद्दौला को ध्यान में रखिएगा। कहने का मतलब है कि अलीवर्दी खां का जो मृत्यु होने से पहले वो सिराजुद्दौला को बुलाता है और कहता है कि अंग्रेजों के साथ थोड़ा सा ध्यान से रहना, अंग्रेजों के साथ थोड़ा सा ध्यान से रहना। कहने का मतलब है कि इस सब के साथ अगर प्यार से रहोगे तो तुमको सहत देगा, और उसके बाद अगर कुछ उल्टपटांग किया तो उठपटांग अगर किया तो फिर पता चलेगा कि ये सब काट काट कर खा जाएगा, नोच नोच कर खा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो अलीवर्दी खां का था, और ये किसको दिया गया था?
तो सिराजुद्दौला को दिया गया था, क्योंकि सिराजुद्दौला जो है उसी का मतलब रहता है क्या, नाती रहता है। कहने का मतलब अलीवर्दी खां का नाती रहता है सिराजुद्दौला। तो इसको ये शिक्षा देता है अलीवर्दी खां कि अंग्रेजों से थोड़ा संभल के रहना, प्यार से रहना, और अगर नफरत करोगे तो वो सब काट काट के खा जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब मधुमक्खियों के छत्ते से तुलना किया था कौन, अंग्रेजों को, तो ये मतलब अलीवर्दी खां। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब 56 में जब मृत्यु हो गया तो 56 में एक यहाँ पे बात हुआ कि सत्ता किसके हाथों में आ गया, बंगाल का, तो सिराजुद्दौला के हाथों में आ गया। अब जब सिराजुद्दौला अपने हाथों में ले लिया तो अंग्रेज लोग ना सिराजुद्दौला को कुछ समझता ही नहीं था। क्या, अंग्रेज लोग सिराजुद्दौला को कुछ नहीं समझता था। अब ये सब अपना मनमौजी करने लगा। अब जब मनमौजी करने लगा तो कहने का मतलब है कि सिराजुद्दौला को थोड़ा गुस्सा आ गया, और सिराजुद्दौला क्या किया, कहने का मतलब है कि 20 जून, ठीक है, 20 जून को, कहीं कहीं 23 जून लिखता है, तो 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला होता है वो कासिम बाजार पर अटैक कर देता है, बंगाल में अटैक कर देता है। और ये करता क्या है कि जो अटैक करता है 18/14 के कमरे में, मतलब यहाँ पे अंग्रेजों को भर देता है। कहने का मतलब होता है 146 कहीं लिखता है, कहीं 123 लिखता है, तो देख लीजिएगा 146 अंग्रेजों को ये 14/18 के कमरे में ये डाल देता है। और बोला जाता है कि जब उसको बाद में खोला जाता है, कहने का मतलब तो 23 लोग जिंदा निकलते हैं। इसको कहते हैं ब्लैक होल की घटना। तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। और ये सिराजुद्दौला जो है वो अंग्रेजों से बदला लेने के लिए, और अंग्रेज इसकी बात नहीं मान रहे थे, इसीलिए कुछ अंग्रेजों को बंदी बनाकर ये 14/18 के कमरों में रख लिया। अब ये पोल्ट्री फार्म के मुर्गा जैसा होता है अंग्रेज लोग, तो कहने का मतलब एक पर एक अंग्रेज को रख दिया गया था। 24 घंटा के बाद जब निकाला गया तो इसमें बोला जाता है कि 146 में से मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे। और ये घटना जो है वो हॉलवेल नाम के एक अंग्रेज बताता है, और वो भी इसी में शामिल था। ये जो 23 लोग जिंदा निकला था उसमें एक हॉलवेल भी था, और वही बताता है कि इस तरह की घटना सिराजुद्दौला ने किया है। अब ये हॉलवेल जो है वो इस घटना को गढ़ा था या ये घटना हुई थी ये जाने, लेकिन ये इसी ने इस घटना की पुष्टि की है, इस घटना के बारे में बताया है, हॉलवेल ने बताया है। तो इतना सारा जो डेट है इसके बारे में हम थोड़ा बता दिए। अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट घटना की ओर। ठीक है, तो आखिर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये नया नया चैनल है, थोड़ा सा आप लोग का सहयोग मिलेगा तो हम और अच्छा कंटेंट आप तक लाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, और अच्छा लगे तो एक मतलब लाइक और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दीजिएगा अगर इतना बोल रहे हैं तो। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो मतलब डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कारण बता दीजिएगा कि डिसलाइक क्यों किए, जिसमें हम उसका सुधार कर सकें। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए अब 1757 ईस्वी, देखिए 1757 ईस्वी का समय है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए घटना बहुत सारा है, लेकिन हम सब घटना को यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। अगर 1-2 घंटा 3 घंटा के अंदर में, 4 घंटा के अंदर में हमको आधुनिक भारत खत्म करना हो तो इतना आसान नहीं है, लेकिन जो मुख्य घटनाएं हैं जो पूछा जाता है हम उस पर थोड़ी बात करेंगे, तो उसको थोड़ा समझते हुए चलिएगा। तो 1757 ईस्वी का डेट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो 1757 ईस्वी में होता क्या है कि अंग्रेज जो है इसी का बदला लेने के लिए, कहने का मतलब इसी का बदला लेने के लिए आग बबूला हो रहा था अंग्रेज लोग, कहे कि अंग्रेज को मारा गया था यहाँ पे, तो उसी का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ पे एक उसके सहयोगियों के साथ, कहने का मतलब जो सिराजुद्दौला की मौसी थी घसीटी बेगम, या उसका मौसेरा भाई था, या उसका सेना नायक था, उसके साथ मिलकर मतलब एक षड्यंत्र रचा। और वो षड्यंत्र जो है 1757 के ईस्वी में एक लड़ाई हुआ, प्लासी की लड़ाई। ठीक है, प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, कभी कभी डेट भी पूछ देता है। 23 जून 1757 ईस्वी को ये हुआ था। और इसमें मतलब इसी के रिलेशन वाले, सिराजुद्दौला के रिलेशन वाले लोग ही इसके साथ धोखा किया था सिराजुद्दौला के साथ, और अंग्रेजों के साथ मिलकर इसको हराने का प्रयास किया गया। तो देखिए एक तरफ से सिराजुद्दौला था और एक तरफ से अंग्रेज जो रॉबर्ट क्लाइव था। अब रॉबर्ट क्लाइव जो है कहने का मतलब 250 सेना लेकर आया था, और मेरे तरफ से यहाँ पर जो बंगाल का नवाब गए थे सिराजुद्दौला के तरफ से, सिराजुद्दौला के तरफ से कौन गया था, मीर जाफर सेना का नेतृत्व करते हुए 13,000 सैनिकों को लेकर गया था। जब रॉबर्ट क्लाइव देख लिया था ना कि 13,000 सेना और इसके पास 250 सेना, तो इसका हाथ पैर फूल गया। अब ये कहा कि हम तो इसे नहीं जीत पाएंगे,
तो नहीं जीत पाएंगे ऐसा लगा, तो इसने तुरंत चालाकी लगाया कि इसमें कौन ऐसा लोग है जो हमारे साथ मिल जाएगा, मतलब आसानी से लोभ से, कुछ धन संपत्ति देने के लोभ से हम आसानी से मिला सकते हैं। तो पता चला कि उसका सेना प्रमुख जो था मीर जाफर, वही बहुत लोभी था। उसी को पकड़ कर लाया जाता है और उसको कहा जाता है कि तुमको यहाँ पे मुर्शिदाबाद का हम नवाब बना देंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे। तुम ऐसा करो कि जितना भी सैनिक है उसको आत्मसमर्पण करवा दो मेरे 250 सैनिकों के पास, और बोलो कि हम हार गए, हार मतलब मैदान में हार गए, और आपको शासक सत्ता हम दे देंगे। मीर जाफर को ऐसा लालच दिया गया और धन संपत्ति भी देंगे। मीर जाफर ये लालच में फंस गया। इसके बाद उसका बेटा जो था ना, बेटवा पीछे सुन रहा था, मीरन नाम का बेटा था मीर जाफर का, वो तुरंत दौड़ल दौड़ल गया और वहाँ पे सिराजुद्दौला का जो होता है उसको कत्लेआम कर दिया, मतलब उसको मार दिया, सिराजुद्दौला को मार दिया। और उसके बाद मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब बनता है। तो मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। तो इस तरह से 23 जून को प्लासी की लड़ाई होता है। सिराजुद्दौला एक साइड से होता है और एक साइड से बंगाल मतलब एक साइड से अंग्रेज अधिकारी रहता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव छल कपट से जीत जाता है। वैसे बोला जाता है कि प्लासी के मैदान में कोई लड़ाई नहीं हुआ था, ठीक है, बस केवल एक मतलब आमना सामना हुआ था, और उसमें मतलब चालाकी से को बिना लड़ाई लिए लड़े हुए अंग्रेज जीत गए थे और भारतीय लोग मतलब बंगाल के लोग हार गए थे, ठीक है। अब समझ सकते हैं 250 सैनिकों के पास 13,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। किस तरह का षड्यंत्र रचा था अंग्रेजों ने, वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत लंबी कहानी है, वो हम डिटेल से बाद में चलेंगे। प्लासी 1 घंटा का अपना एक अलग चैप्टर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1759 ईस्वी, देखिए 1759 ईस्वी का डेट इंपॉर्टेंट इसलिए रखता है क्योंकि 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए रखता है क्योंकि बेदरा का युद्ध जो हुआ था 1759 ईस्वी में, यहाँ पे सबसे पहले डचों को साफ कर दिया था अंग्रेजों ने। अंग्रेज और डच के बीच बेदरा का युद्ध हुआ था, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और बेदरा का युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को परास्त किया और डचे को यहाँ से खदेड़ने का काम किया था। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। डच लोग जो था ना, वो पुर्तगालियों की शक्ति को कमजोर किया था। पुर्तगालियों की शक्ति को किसने कमजोर किया था? डचों ने। और डचों की शक्ति को किसने कमजोर किया था? तो ये अंग्रेजों ने किया था। और फ्रांसीसी और डचों को तो पूरी तरीका से लतिया कर यहाँ से निकालने का काम कौन किया था? तो अंग्रेज लोग किया था। बाद में सबसे शक्तिशाली जो है अंग्रेज हो गए थे, वो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये हो गया बेदरा का युद्ध। ये जो है ये है बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध जो है ना फ्रांसीसियों के साथ हुआ था, और इसमें पूरा तरीका से फ्रांसीसियों का सफाया अंग्रेजों ने कर दिया था। कहने का मतलब बांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ये तमिलनाडु में पड़ता है और यहाँ पे फ्रांसीसियों की हार हुई थी और यहाँ पे अंग्रेज जीत गए थे, और इस तरह से पूरा तरीका से अंग्रेज का अधिपत्य यहाँ पे हो गया था। तो तमिलनाडु का साइड जो है ये युद्ध हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। कौन सा? बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के साथ। फ्रांसीसी सबसे बाद में आए और सबसे पहले चल गए क्योंकि ये सरकारी कंपनी थी, तो सरकारी काम आपको समझ में आता होगा कि कैसे होता है, इसीलिए ये कंपनी नहीं टिक पाई और उसके बाद सबसे बाद में आई और सबसे पहले चली गई, ठीक है। अब 1761 ईस्वी, देखिए 1761 ईस्वी का अगर बहुत अच्छे से समझेंगे तो 1761 ईस्वी में अगर देखेंगे तो 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो पहला और दूसरा भी देख लेते हैं। देखिए पहला लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था, और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में मतलब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, और बाबर इसमें जीत गया था, ठीक है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था और बाबर जीत गया था। अगर दिल्ली सल्तनत में देखेंगे तो इब्राहिम लोदी ऐसा पहला शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया था वो, ठीक है। उसके बाद कहने का मतलब इसके बाद 1556 ईस्वी में देखेंगे तो 1556 ईस्वी में यहाँ पे दूसरी पानीपत की लड़ाई हुई थी हेमू और अकबर के बीच में। वैसे अकबर क्या लड़ेगा, 14 साल का उस समय था, तो उस समय वो क्या लड़ाई करता, इसके तरफ से बैरम खां लड़ रहा था। बैरम खां के नेतृत्व में मतलब लड़ा गया था, और हेमू एक तरफ से नेतृत्व कर रहा था हेमचंद्र विक्रमादित्य। अगर पूरा भारत के इतिहास में देखेंगे तो 14 विक्रमादित्य हुए हैं, जिसमें सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य बोला जाता है चंद्रगुप्त दूसरा को। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त वंश का शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसी के काल उसको कहा जाता है सबसे शक्तिशाली मतलब विक्रमादित्य।
वैसे 14 विक्रमादित्य हुए थे, उसमें से हेमचंद्र विक्रमादित्य भी एक विक्रमादित्य का उपाधि लिया था। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसको हेमू कहते हैं, और यहाँ पे बैरम खां के संरक्षण में अकबर लड़ा था, और इस तरह से अकबर की यहाँ पे विजय हुई थी। तो ये 1556 ईस्वी का बात है, दूसरा पानीपत की लड़ाई। तीसरा पानीपत का लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। और ये 1761 ईस्वी में जो पानीपत का लड़ाई हुआ तीसरा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रखता है क्योंकि ये तीसरा पानीपत का जो लड़ाई था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की यहाँ पे पराजय हुआ हो गया था। मराठों का यहाँ पे पूरी तरीका से पराजय हो गया था। अब जब मराठे यहाँ पे हार गए थे तो भारत में ये फिक्स हो गया था कि अगली जो सत्ता है उसमें शक्तिशाली शासन सत्ता नहीं स्थापित कर पाएंगे मराठे लोग। कहने का मतलब मुगल सत्ता का तो समापन यहाँ पे हो रहा था और उसके बाद मराठों का उद्भव हो रहा था, लेकिन अहमद शाह अब्दाली जो है इधर से आता है और पूरी तरीका से अहमद शाह अब्दाली जो है वो मराठों को ठोक देता है। और ठोकने के बाद अब यहाँ वाले लोगों को लग जाता है कि अगली जो शक्ति मराठा अब नहीं होंगे, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जो है यहाँ पे पूरी तरीका से अंग्रेजों मतलब मराठों के साथ उलझ जाता है और मराठों को हरा देता है। तो ये आपको तीनों पानीपत की लड़ाई आपको समझ में आ गया होगा। अब 1764 ईस्वी, देखिए 1764 ईस्वी का जो लड़ाई है वो ये इसको कहते हैं बक्सर की लड़ाई। 1764 ईस्वी में क्या हुआ था, तो बक्सर की लड़ाई हुआ था। और बक्सर का लड़ाई जो है वो क्या हुआ था, तो इसको समझ लीजिएगा। कहने का मतलब कि मीर जाफर जब शासक बंगाल का बनता है तो मीर जाफर को बाद में हटाकर उसी का दामाद को बना दिया जाता है मीर कासिम को शासन। तो मीर कासिम जो है वो बहुत मतलब अपना विचार रखता है और वो थोड़ा सा अपना विवेक का प्रयोग भी करता है। तो अंग्रेजों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इसलिए क्योंकि ये जो है वो फ्रांसीसियों के साथ थोड़ा सा मेल जोल बढ़ा देता है, यूरोपियन कंट्री वाले लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाता है, जिसके कारण अंग्रेजों को थोड़ा सा बुरा लगता है। तो ये बाद में जो है वो करता क्या है कि वो भाग जाता है। कहने का मतलब जब इसको पकड़ने का आदेश दिया जाता है मीर कासिम को, तो ये भाग जाता है और पटना में आता है और पटना कांड कर देता है। और जब पटना कांड करता है तो कई अंग्रेज को ये मार देता है, जला देता है जिंदा। तो उसके बाद जो है वो बंगाल के क्षेत्र से फरमान जारी होता है कि इसको पकड़ो और इसको मतलब मारो पूरी तरीका से। अंग्रेज लोग इस पर कार्रवाई करने का आदेश देता है। तब तक ये क्या करता है, कहने का मतलब है कि ये आ जाता है अवध के शासक के पास। आज अवध का शासक जो होता है सुजाउदौला, सुजाउदौला जो है अवध का शासक होता है। वहां पर पहले से आकर बैठा होता है मतलब मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। और अब यहां से भाग कर कौन जाता है, मीर कासिम। तो मीर कासिम बंगाल का अपदस्थ नवाब, उसके बाद आपको पता है सुजाउदौला अवध का शासक और मतलब मुगल का शासक शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर प्लान करते हैं कि अंग्रेज अपना हाथ पैर बहुत पसार रहा है, वो सबको अब ठोका जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग तीनों को एकजुट होना होगा और उसके बाद एकजुटता के साथ लड़ना होगा, ऐसा विचार ये सब बनाए। लेकिन हुआ क्या कि ये विचार तीनों का सही था, तीनों मिलकर शक्ति जो है वो अंग्रेजों के साथ लड़ना प्रारंभ की। और उधर से अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया। अब हुआ क्या कि जो बक्सर का युद्ध है वो पूरी तरीका से हेक्टर मुनरो जीत जाता है। और ये तीनों महाशक्ति मतलब मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अपदस्थ बंगाल का नवाब मीर कासिम और उसके बाद अवध का नवाब सुजाउदौला, तीनों हार जाते हैं। जब ये तीनों हार जाते हैं तो अब यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है अंग्रेजों से पूरा भारतीयों को और उसके बाद शासकों को। भारतीयों को ऐसा लगने लगता है कि ये तीनों शासक जब हार गए, मतलब महाशक्ति हुआ करते थे ये तीनों शासक, अगर ये तीनों शासक जब हार गए तो हम लोग किस खेत का मूल्य हैं, हम लोग अंग्रेजों को कुछ नहीं कबाड़ पाएंगे, हम लोग अंग्रेजों के नींव को नहीं हिला पाएंगे, अंग्रेजों को कुछ नहीं कर पाएंगे। अंग्रेज को ही भारतीय लोगों ने माँ बाप यहाँ पे मान लिया। मतलब पूरी तरीका से राजनीतिक अस्तित्व पूरा तरीका से एक मतलब अच्छा पकड़ जो है अंग्रेजों को यहाँ पे हो गया। अंग्रेज अपने मुट्ठी में पूरी तरीका से भारत को यहाँ पे ले लिए। अब भारतीय लोग ने भी स्वीकार कर लिया कि अब सारा माँ बाप जो है वो अंग्रेज ही है। और इसके बाद 200 सालों तक भारत गुलाम रहा, सिर्फ यही मानसिकता के साथ कि अब हम अंग्रेजों को कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि तीनों बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ यहाँ पे हार गई है। तो ये मानसिकता के साथ
मतलब हम लोग गुलाम रहे। आपको बताते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक मतलब आप देखेंगे तो मात्र 52,000 अंग्रेज यहाँ पे भारत में आए थे, और उसके बाद 22 करोड़ की आबादी पर वो सब राज किया। मतलब 22 करोड़ भारत की आबादी था, उस पर राज किया था, और मात्र 52,000 अंग्रेज आए थे। 52,000 लोगों ने 22 करोड़ पर मतलब 200 सालों तक राज किया। ये बात आपको कहाँ तक हजम होता है, आप बताइएगा। तो ये थोड़ा मानसिकता होता है कि वो देखने से एक बार अगर किसी 10-20 को आदमी को कोई उठा के पटक दिया किसी तरह से मिस्टेक से, तो उसके सामने में कितनों पहलवान होगा वो कहेगा कि अब हम नहीं पारेंगे, क्योंकि वो तो बहुत सारा को उठा के पटक दिया है। तो ये मानसिकता बन जाता है लोगों को, तो वही भारत वाला लोगों को बना। अब 64 में बक्सर का युद्ध खत्म हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है मतलब यहाँ पे 1765 का दौर। 1765 में इलाहाबाद की संधि होता है। मतलब दो संधियां इलाहाबाद में होती हैं, एक होता है 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को। 12 अगस्त को जो संधि होता है यहाँ पे, वो संधि मतलब होता है मुगल शासक के साथ होता है, और एक संधि जो होता है 16 को, वो अवध के शासक के साथ होता है। और ये दोनों संधियां जो इस प्रकार से की जाती है कि अंग्रेज पूरी तरीका से अपना शासन सत्ता इस एरिया में विस्तार कर लेता है, पूरा भारत पर एक अच्छा पकड़ यहाँ पे बना लेता है इस संधि के थ्रू। ठीक है, पूरा डिटेल से उस संधि को जानेंगे समझेंगे तो यहीं 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब दो संधि हुआ, 12 अगस्त और 16 अगस्त को यहाँ पे इलाहाबाद की संधि हुई थी, और दो संधियाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखता है। अब इसी समय रॉबर्ट क्लाइव एक दिमाग लगाया, कहने का मतलब है कि द्वैत शासन व्यवस्था यहाँ पे ले आया था। 1765 ईस्वी में द्वैत शासन व्यवस्था आया। अब ये द्वैत शासन व्यवस्था क्या था, कहने का मतलब है कि शासन सत्ता की जिम्मेवारी शासक को दे दी गई। कहने का मतलब जो शासक है उसको सत्ता की जिम्मेवारी दे दी गई कि जितना भी डेवलपमेंट काम करना है, लोगों को हितों का काम करना है, तुम करो, दायित्व तुम समझो, और राजस्व वसूलेंगे हम। रॉबर्ट क्लाइव समझिए कितना चालाकी लगाया। राजस्व की जिम्मेवारी, राजस्व का जो क्षेत्र है, पैसे का जो क्षेत्र है, वो अपने पास रखा, और उसके बाद उत्तरदायित्व जो होता है, कहने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, वो दे दिया गया शासक को जो वहाँ शासन कर रहा था। तो कहने का मतलब भाई साहब, जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, उसको अगर पैसा नहीं दोगे तो वो कैसे मतलब विकास करेगा, कैसे डेवलप करेगा। तो ये स्थिति बन गई थी, इसी को कहते हैं द्वैत शासन। मतलब सत्ता की जिम्मेवारी जो है वो शासक को था, और राजस्व की जिम्मेवारी अंग्रेज लोग रख लिया था। तो कहने का मतलब इसको कहते हैं द्वैत शासन। ये द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव जो है वो 1765 ईस्वी में लाया था, और इसी समय संधि भी हुआ था। और इसके बाद ये क्या किया, कहने का मतलब वारेन हेस्टिंग जो आया इसके बाद 1772 ईस्वी में, वारेन हेस्टिंग जो है वो द्वैत शासन व्यवस्था को हटा दिया। उसको लगा कि ये जो है वो सही नहीं है, इसको पूरी तरीक़ा से मतलब यहाँ पे हटाने का काम किया। तो ये याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग जो है मतलब बंगाल का गवर्नर आया था, वो इसको हटा दिया, 1772 ईस्वी में हटा दिया। ठीक है, किसको, द्वैत शासन व्यवस्था को। तो इसको भी याद रखिएगा। 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में क्या हुआ था, तो याद रखिएगा 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। अब 1800 मतलब 3 ईस्वी का बात करेंगे, तो 1803 ईस्वी में देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ था कि सबसे पहले अंग्रेजों का यहाँ पे दिल्ली पर आक्रमण हो गया, दिल्ली पर अधिकार हो गया था। अब समझिए, अंग्रेज 1600 में आया और 1803 ईस्वी में जाके दिल्ली पर अधिकार किया था। इसके पहले जो है वो मतलब सबसे पहले समुंदर वाला एरिया जिधर से जलयान सीधे आ सकता है, उस एरिया पर कब्जा किया। फिर उसके बाद व्यापारिक कोठी खोली बंगाल के क्षेत्र में, गुजरात वाला काठियावाड़ क्षेत्र में, फिर उसके बाद नीचे मसूलीपट्टनम पुडुचेरी वाला क्षेत्र में, तमिलनाडु का क्षेत्र, जितना समुद्री मार्ग होता है उसको जीता। फिर उसके बाद मतलब पूरी तरीक़ा से अपना जो नौसेना मजबूत किया। उसके बाद जो है दिल्ली पर 1803 ईस्वी में ये आक्रमण किया, और 1803 ईस्वी में अधिकार दिल्ली पर कर लिया। समझ रहे हैं आप, कहने का मतलब अंग्रेजों का नीति कितना तरीके से था। उसके बाद कहने का मतलब है कि 1806 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1806 ईस्वी में देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहला सैनिक विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में।
1857 का सैनिक विद्रोह तो वो सबसे बड़ा सैनिक विद्रोह था, लेकिन ये जो है वो 1806 ईस्वी में पहला सैनिक विद्रोह हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1806 ईस्वी में कौन सा मतलब क्या हुआ था, तो सबसे पहला सैनिक विद्रोह हुआ था। पाइका विद्रोह भी 1817 ईस्वी में हुआ है, इसके बाद का स्थिति है। और ये सब पाइका विद्रोह को 1857 का जगह देने का बात कहा जा रहा था, लेकिन सरकार 1857 की जगह में पाइका को नहीं रखी, क्योंकि इसके पहले भी और सैनिक विद्रोह हो गया, जैसे ये भी सैनिक विद्रोह था, तो इसको फिर कैसे रखा जाए। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, पहला सैनिक विद्रोह 1806 ईस्वी में। उसके बाद 1815 ईस्वी, ठीक है, 1815 ईस्वी में बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में हुआ था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में हुआ था। एक दो बार हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको याद हो जाए, और नहीं तो फिर आप कॉपी में लिख लीजिए। इसी तरह से समझिए, डेट जो है ना वो पेज नंबर है, और इसी को आप अपडेट कर रहे हैं और इसी को आप समझ के लिख रहे हैं। पेज नंबर समझ कर लिखिए, और उसके बाद उसी बगल में जो घटना है लिख दीजिए। जैसे मतलब 1815 ईस्वी, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कब? तो ये 1815 ईस्वी में। 1825 ईस्वी, 10 साल के बाद क्या हुआ था, तो वेदांत कॉलेज की स्थापना ये भी राजा राम मोहन राय ने किया था। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में किया था। इसके बाद मतलब ये आगे देखेंगे 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने ही 1828 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत। आत्मीय सभा 1815 ईस्वी, वेदांत कॉलेज 1825 और मतलब ब्रह्म समाज 1828, और ये तीनों की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको, इनके बारे में, क्योंकि ये बहुत महान व्यक्ति हुआ करते थे, मतलब इतिहास के माने जाने हस्ती हैं ये। ठीक है, इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में बहुत बढ़िया काम हुआ था, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कहने का मतलब इस समय हुआ क्या था कि 1829 ईस्वी में 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा मतलब सती प्रथा जो है, सती प्रथा को बैन किया गया था। चार्टर एक्ट था 1833 का, आर्टिकल जो था वो 17 आर्टिकल था। ठीक है, और किसका प्रयास था, तो राजा राम मोहन राय तो प्रयास किए थे, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड विलियम बेंटिक का मतलब यहाँ पे प्रभाव था। तो सती प्रथा 1829 ईस्वी में खत्म किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, आर्टिकल 17 के तहत। और किसका यहाँ पे योगदान था, तो राजा राम मोहन राय और अंग्रेज अधिकारी इस समय जो गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से यहाँ पे सती प्रथा को समाप्त किया गया था। इसके बाद ठगी प्रथा, ये 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था, और ये जो है वो समाप्त किया गया था, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना उस समय का था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से ही किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ठगी प्रथा और यहाँ पे सती प्रथा को समाप्त किया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आते हैं मतलब 1835 ईस्वी में यहाँ पे एक घटना क्या हुआ था, तो 1835 ईस्वी में अगर देखा जाए तो लॉर्ड मैकाले, ठीक है, मैकाले की अनुशंसा से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके कहने पर बनाया गया, तो मैकाले की सहमति से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद एक था मैटकॉक, ठीक है, चार्ल्स मैटकॉक। चार्ल्स मैटकॉक जो है इसी समय गवर्नर था। 1835 के समय में चार्ल्स मैटकॉक जो है वो गवर्नर था, और इसने क्या किया था कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इसको कहा जाता है। कहने मतलब कि छूट दिया था प्रेस में, तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स मैटकॉक को कहा जाता है। और चार्ल्स मैटकॉक जो है 1835 ईस्वी में ही बना था, ठीक है, गवर्नर भारत का। तो ये भी थोड़ा सा इसके साथ ध्यान में रखिएगा। मैकाले की अनुशंसा से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 में, और चार्ल्स मैटकॉक का सहयोग से भारतीय प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको मुक्त किया गया था। इसीलिए प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स मैटकॉक को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।
मतलब 1839 ईस्वी का बात करें तो 1839 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1839 ईस्वी में तत्बोधिनी सभा की स्थापना हुआ था देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा क्या किया गया था, तत्बोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। तत्बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था और केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से किया गया था। केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से तत्बोधिनी सभा की स्थापना यहाँ पे किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे 1843 ईस्वी का बात आता है, तो 1843 ईस्वी में देखेंगे तो यहाँ पे एलन ब्रो का नाम सुने होंगे। ये दास प्रथा को खत्म करने का काम किया था एलन ब्रो, ठीक है। तो एलन ब्रो एक अंग्रेज अधिकारी था, मतलब अंग्रेज अधिकारी का गवर्नर था। 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन ब्रो जो है वो गवर्नर बना था और यहाँ पे क्या किया था कि ये दास प्रथा को पूरी तरीक़ा से समाप्त करने का काम किया था और इसके लिए भी चार्टर एक्ट 1833 था। 1833 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो है समस्या का समाधान भी हुआ है और ये एक्ट जो है बहुत सारा चीज़ों को अंग्रेजों का परमिशन भी दिया था। तो ये यहाँ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके साथ देखिए यहाँ पे हम सती प्रथा बताएं कि इसका बैन भी हुआ 1829 में, ठगी प्रथा 30 में, फिर उसके बाद यहाँ पे दास प्रथा का उन्मूलन हुआ एलन ब्रो के समय में 1843 में, ठीक है। अब यहाँ पे घटना आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कहने का मतलब यहाँ पे 1845-46 ईस्वी में घटना क्या हुआ था, 1845-46 में क्या घटना हुआ था। कहने का मतलब यहाँ पर देखा जाए तो एक हार्डिंग नाम का अंग्रेज अधिकारी आया था, लॉर्ड हार्डिंग। ऐसे लॉर्ड मत लगाइए, कहने का मतलब भगवान थोड़ी था, भारत को चूस लिया पूरी तरीक़ा से और हम लोग कहते हैं लॉर्ड। यार लॉर्ड क्यों बोलना, कहने का मतलब है कि जैसे कि वो सब कुछ हम लोग को दे के गया है, वरदान दे के गया है, या भारत को पता है भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। रॉबर्ट क्लाइव जो है उस समय आया था और वो जब अंग्रेज मतलब एक अंग्रेज आया था तो जब बाहर वापस गया था महारानी के पास, तो महारानी को बोला था कि हमको 900 पानी जहाज चाहिए, 900 पानी जहाज चाहिए। तो महारानी बोली थी क्यों, तो वो सब इसलिए क्योंकि हमको मतलब सोना लाना है भारत से। तो बोला था 900 पानी जहाज सोना लाने के लिए, तो बोला हाँ। तो कहने का मतलब है कि कितना बड़ा पानी जहाज होना चाहिए, तो एक पानी जहाज जो है वो 1000 मैट्रिक टन सोना ले सके और उतना 900 पानी जहाज चाहिए। तो उस तरह से वो उतना लेकर भर करके एक गवर्नर ले गया और ऐसे ऐसे भारत में 80 गवर्नर आए और कुछ ना कुछ सब भारत को लूटा है। तो इसलिए भारत का सोने की चिड़िया था, अब नहीं है। पहले सोने का चिड़िया रियल में था क्योंकि भारत में सोने बहुत थे, क्योंकि जो मसाला उसाला जो खरीदता था वो लोग क्या करता था, वो सबके पास वो सब पैसा नहीं देता था, वो सोना ही देता था। तो दक्षिण भारत में अभी देखेंगे तो सोना ज़्यादा है, अभी भी सोना ज़्यादा देखेंगे। दक्षिण भारत वाला लोग भले काला थोड़ा रहेगा लेकिन पूरा मतलब सोना लदा हुआ रहेगा उस सब पर, ठीक है। तो कहने का मतलब वो चीज़ है। तो अंग्रेज लोग कुछ दिया नहीं, हम लोग लॉर्ड लगा देते हैं। तो यहाँ हार्डिंग केवल याद रखिए, लॉर्ड हार्डिंग नाम था, लेकिन हार्डिंग, अब ये हार्डिंग जो है वो यहाँ पे गवर्नर बना। तो इसने क्या किया कि एक अच्छा यहाँ काम किया था कि अंग्रेज का जो मतलब बलि प्रथा होता है, कहने का मतलब ये मतलब एक जनजाति है खोंड, उसमें एक बलि प्रथा होता था। तो बलि प्रथा को पूरी तरीक़ा से ये समाप्त करने का यहाँ पे काम किया। नर बलि प्रथा, नर बलि प्रथा मतलब ना लड़कों का बलि दिया जाता था, बच्चों को बलि दिया जाता था, और ये इसको अच्छा नहीं लगा था लॉर्ड हार्डिंग को। तो हार्ड डिसीजन लिया और उसके बाद बलि प्रथा को ये समाप्त कर दिया था। और बलि प्रथा को जब समाप्त कर दिया 1845-46 ईस्वी में, तो यहाँ पे कुछ रूढ़िवादी विचारधारा वाला लोग जो है वो पूरा तरीका से आंदोलन कर दिया था, जिसको खोंड विद्रोह के नाम से जानते हैं। ये 1845-46 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आ जाते हैं 1851 में रहनुमाई मंचदायन सभा की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा रहनुमाई मंचदायन सभा, ठीक है। रहनुमाई मंचदायन सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई मंचदायन सभा की स्थापना किए थे। ये पारसी थे दादा भाई नौरोजी, थोड़ा सा मुस्लिम लोगों के नाम से मिलता जुलता रहेगा ना, तो वो सब नौरोजी हो गया, बनर्जी नहीं नौरोजी हो गया, रतन टाटा, मतलब वो सब का जितना खानदान है सब पारसी है सब, ठीक है। तो कहने का मतलब 1851 ईस्वी में देखा जाए तो रहनुमाई मंचदायन सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था और ये जो है 1851 ईस्वी में किया था। इसके बाद
1853 ईस्वी में आपको पता है लॉर्ड डलहौजी का समय आ जाएगा। अब लॉर्ड डलहौजी के समय तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में सबसे पहले भारत में रेल चला था और मुंबई से ठाणे तक चला था। पेनिनसुलर रेलवे था, मतलब वो आपका 36 किलोमीटर चला था। ये सब आपको याद रहना चाहिए। पेनिनसुलर रेलवे था, उसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे 1855 ईस्वी का बात करें तो 1855 ईस्वी में पथ निर्माण विभाग की स्थापना हुआ था। लोक सेवा विभाग की स्थापना हुआ था। लोक सेवा विभाग की स्थापना भी इसी के समय में हुआ था। और फिर उसके बाद पथ निर्माण विभाग की स्थापना हुआ था। एक डेट यहाँ पे जो है वो याद थोड़ा रखना है, 1854 ईस्वी। 1854 ईस्वी में हुआ क्या था कि 1854 ईस्वी में कराची जो है, कराची से मतलब टिकट का शुरुआत हुआ था। डाक टिकट का प्रारंभ जो है कराची से हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। 1853 में रेल चला, 1854 ईस्वी में डाक टिकट का शुरुआत जो है इसी के समय हुआ था कराची से। और 1855 ईस्वी में पथ निर्माण विभाग जो होता है और उसके बाद लोक सेवा विभाग की स्थापना जो है, वो लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है इसी के समय लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ठीक है। और ये जो है मतलब 1856 ईस्वी में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे घटना हुआ था। 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में जो कैनिन के समय में ये यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में कैनिन ने पास किया था। और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड कैनिन को पत्र लिखा गया था। लॉर्ड कैनिन ने इसे पढ़ा, उसके बाद इसको अपने समय में पास किया था और इसके बाद ये कानून बना था। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था लॉर्ड कैनिन के द्वारा और ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पास किया था। ठीक है। तो इसको मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से मतलब कैनिन ने पास किया था। ठीक है। अब 1856 ईस्वी में एक और घटना आता है। 1855-56 ईस्वी में बोला जाए तो 1855-56 में संथाल विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह होता है। संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है और ये सिंधु कानू चांद भैरव फूलो झानो सब जो है मतलब ये पूरी तरीक़ा से इस आंदोलन में एक परिवार जो है वो लगता है और बाद में इस पूरा परिवार को कुचल दिया जाता है। संथाली जनजाति से संबंधित ये आंदोलन था। अंग्रेजों के साथ ये सशक्त विद्रोह के रूप में सामने आता है और ये भागलपुर के क्षेत्र में, बिहार के जो अभी भागलपुर है और राजमहल का क्षेत्र जो झारखंड का पड़ता है, उन क्षेत्रों में ये आंदोलन हुआ था। और ये हर बार आपका बीपीएससी का एग्जाम देंगे या जेपीएससी झारखंड के सेक्टर में एग्जाम देंगे तो हर बार इसका क्वेश्चन पूछता है। बीपीएससी 67वें में पूछा तो उसके बाद कि किसने नेतृत्व किया था, फिर उसके बाद कहने का मतलब 67 री एग्जाम लिया उसमें भी पूछा। मतलब ये फेवरेट क्वेश्चन है मेंस का भी, बीपीएससी मेंस का भी और पीटी का भी। मेंस में भी संथाल विद्रोह का क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो 1855-56 में यहाँ पे एक विद्रोह हुआ था, इसको याद रखिएगा, संथाल विद्रोह। मतलब यहाँ पे सिंधु कानू चांद भैरव और फूलो झानो दो बहन भी थी, ये पूरी तरीक़ा से इस आंदोलन में लगी थी। लेकिन हाँ, अंग्रेजों को नैया को हिलाने का काम इन्होंने किया था। मतलब ये दिखा दिया था कि अगर एकजुटता के साथ लड़ा जाए तो अंग्रेजों की जड़ को भारत से कबाड़ कर फेंका जा सकता है, ये यहाँ पे दिखा दिया था। ठीक है। तो कहने का मतलब इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 1857 का क्रांति आप जानते हैं। 1857 का क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह इसी को कहा जाता है। तो ये विद्रोह जो हुआ था आपको पता है कि ब्राउन बेस बंदूक जो था उसके जगह पर मतलब लाया गया था इन्फेंट्री राइफल का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा था, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि गाय और सुअर का चर्बी मिलाया गया था। तो बाद में इसकी पुष्टि के लिए जब मंगल पांडे जाते हैं और मंगल पांडे जब बोलते हैं अंग्रेज अधिकारी को, तो अंग्रेज अधिकारी नहीं इसका जवाब दे पाते हैं, तो उसके बाद उनको सीधे मार देते हैं ये। और इस तरह से बैरकपुर से ये मतलब क्रांति प्रारंभ हो जाता है। लेकिन नियमित रूप से अगर बोला जाए तो 10 मई से ये प्रारंभ होता है 1857 से, और ये कहाँ पर, मेरठ से प्रारंभ होता है। अगर नियमित रूप से बोले तो मेरठ से प्रारंभ होता है 10 मई 1857 से। लेकिन अगर बैरकपुर से सबसे पहले आंदोलन कौन कर देते हैं, मंगल पांडे कर देते हैं। इस तरह ये पूरा भारत में ये आंदोलन फैलता है, जहाँ पे दिल्ली से बहादुर शाह इसका नेतृत्व करते हैं, फिर उसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई करती है, फिर उसके बाद आपका लखनऊ से बेगम हजरत महल करती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मतलब आप देखेंगे तो जगदीशपुर आरा बिहार से
बक्सर से, मतलब मतलब यहाँ पे कौन करते हैं तो ध्यान में रखिएगा, मतलब जगदीशपुर से कुंवर सिंह इसका नेतृत्व करते हैं। भाई कुंवर सिंह को कैसे भूल सकते हैं, कहने का मतलब जो बिहार से अगर देखा जाए तो स्टार्ट तो पीर अली करते हैं, मतलब पटना से, लेकिन मेन जो है ये वीर कुंवर सिंह का नाम यहाँ पे आता है। वीर कुंवर जो सिंह जो है ना सबसे बूढ़े थे, 1857 की क्रांति में सबसे बूढ़े व्यक्ति थे वीर कुंवर सिंह। और ये वीर कुंवर सिंह जो है अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा छक्का छुड़ाने का काम किए थे, मुक्ति वाहिनी सेना बना बनाकर अंग्रेजों को पूरा ठोके थे। ठीक है, ये वीर कुंवर सिंह मतलब सबसे बुजुर्ग 1857 की क्रांति में सबसे बूढ़े व्यक्ति थे वीर कुंवर सिंह, और अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा धूल चटाने का भी काम जो है वीर कुंवर सिंह ने ही किया था। तो इस तरह से जो है ये आंदोलन जो है व्यापक स्तर पर फैला और पूरा भारत में ये फैला था। वैसे पूरा भारत नहीं बोलेंगे, दक्षिण भारत इससे अछूता था। ठीक है, एक लिमिट एरिया जो है वो ये मतलब एरिया में फैला था। अगर ये पूरा संपूर्ण भारत में फैलता तो शायद भारत को आज़ादी यहीं पर मिल जाता, एकजुटता के साथ अगर लड़ा जाता तो हम शायद यहीं पर आज़ाद हो जाते, 90 साल के पहले ही आज़ाद हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर 1947 में हम आज़ाद हुए, मतलब यहाँ से 90 साल के बाद। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गलती रह गई थी। अगर आप 1857 का क्रांति मेंस में देखेंगे लिखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या गलतियां रह गई थी, परिणाम कारण क्या था और क्या मतलब इसका रिजल्ट निकला। रिजल्ट तो थोड़ा नीचे भी बताएंगे। ठीक है, अब 1858 ईस्वी आ जाते हैं। तो 1858 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1858 ईस्वी में जब 57 का लड़ाई हुआ तो अंग्रेजों की तरफ से यहाँ पे पूरा तरीका से जो गवर्नर का पद हुआ करता था, ठीक है, उसको पूरी तरीका से भारत का गवर्नर का पद खत्म करके और वायसराय का पद यहाँ पे लाया गया। और ब्रिटिश से मतलब ब्रिटेन की महारानी जो है वो सीधा अपने अंडर में ले ली, अपना कंट्रोल में इसको ले ली। और 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया और उसके बाद मतलब भारतीयों को शांत करने का प्रयास यहाँ पे किया गया। कहने का मतलब कि जो गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल हुआ करते थे अब यहाँ पे मतलब वायसराय हो गए। मतलब लॉर्ड कैनिंग के समय में ये लड़ाई हुआ था 1857 का लड़ाई। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो कहने का मतलब अंतिम गवर्नर जनरल भारत का रहा और प्रथम वायसराय वही बना। और वही जो है इलाहाबाद में महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महारानी का घोषणा पत्र 1858 में कहाँ पढ़ा गया था, इलाहाबाद, जिसको अभी प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर पढ़ा गया था। और ये घोषणा पत्र जब पढ़ा गया तो उसके बाद 1858 ईस्वी में मतलब एकजुटता के साथ अब अंग्रेजों का एक चाल आ गया कि फूट डालो तरीके से और राज करो की नीति लाया गया और भारतीय सेनाओं को थोड़ा कम कर दिया गया उसकी संख्या, और औसतन जो है उसको भारतीयों को कितनों भी अच्छा करे उसको अच्छा पद नहीं दिया जाने लगा, उसको नीचे ही रखा जाने लगा। तो इस तरह की घटनाएं हुई। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा, महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा गया और सबसे बड़ा बदलाव आया कि मतलब यहाँ पे गवर्नर जनरल का पद को ख़त्म करके और वायसराय बना दिया गया। अब पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब 1860 ईस्वी, 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन जो है वो पहली बार बजट पेश किया था। ठीक है, बजट जो है वो पहली बार यहाँ पे जेम्स विल्सन ने पेश किया था। बजट भारतीय संविधान में 112 आर्टिकल में उल्लेख है, धन विधेयक 114 में उल्लेखित है, 110 में उल्लेखित है, धन विधेयक 110 और मतलब वित्त विधेयक मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण। वैसे बजट का उल्लेख कहीं संविधान में नहीं है, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो मतलब 112 आर्टिकल में है और 110 में यहाँ पे लिखा गया क्या, तो वो धन विधेयक है। और अगर राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण 202 आर्टिकल में लिखा गया। तो ये सब बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कहीं काम ही देगा। तो ये है पहली बार जेम्स विल्सन ने बजट यहाँ पे पेश किया था। अब 1872 ईस्वी का बात करें तो 1872 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम आया था। ठीक है, अच्छा सम्मति आयु अधिनियम नहीं, यहाँ पे याद रखिएगा 1872 ईस्वी में बाल विवाह कानून यहाँ पे आया था। बाल विवाह कानून 1872 ईस्वी में आया था, बाल विवाह कानून। ठीक है, मतलब बच्चों का उम्र जो है वो बिना एज देखे हुए निर्धारित करके उसको शादी विवाह कर दिया जाता था। मतलब कुछ निर्धारण नहीं होता था, कहने का मतलब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ शादी कर दो। मतलब कुछ ऐसे होते थे कैंडिडेट कि जन्म लिया और मतलब 2-3 साल 4 साल हुआ और उसका शादी सेट कर दिया जाता था, गौना तौना पहले हुआ करता था,
उसके बाद पता चला कि लड़का लड़की किसी को देखा नहीं, बेचारा समझा भी नहीं और शादी हो गया। तो बाद में इस सब को रियलाइज हुआ कुछ बुद्धिजीवी को, तो उसने नेटिव मतलब मैरिज एक्ट लाया, मतलब बाल विवाह अधिनियम लाया। उसके तहत एक उम्र सीमा निर्धारित कर दिया गया कि अगर 12 साल की लड़की होगी तो 14 साल का लड़का होगा। इस तरह से निर्धारित कर दिया गया, और निर्धारित कर दिया गया जिससे कि इससे कम में शादी नहीं हो। तो ये मतलब निर्धारण जो हो गया उस 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, जिसको बाल विवाह अधिनियम, यहाँ पे पहली बार आया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इस समय जो शासक था, मतलब भारत का वायसराय यहाँ पर हो जाएगा। वायसराय कौन था? तो यहाँ पे वायसराय मेयो था, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो यहाँ पे वायसराय था। और यही लॉर्ड मेयो के समय में सबसे पहले भारत में जनगणना हुआ था। सबसे पहले भारत में जनगणना मेयो के समय में हुआ था। और यही मेयो को मतलब अंडमान निकोबार में क्या किया गया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मतलब एक अफगानी युवक था, उसको मार देता चाकू पेल कर। तो कहने का मतलब कभी पूछता है कि कौन सा अंग्रेज वायसराय को या गवर्नर को यहाँ पे चक्कू मारा गया था, तो अंडमान निकोबार में एक अफगानी युवक के द्वारा इसको चक्कू मार दिया गया था। तो ये इनका जो है मतलब यहीं पर हत्या की गई थी। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1877 ईस्वी में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1877 ईस्वी में हुआ था। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। और इंडियन एसोसिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि इसको मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कहा जाता है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस ने किया था, और इसको कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था बोला जाता है। 1877 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। 1881 ईस्वी में पहली बार फैक्ट्री अधिनियम आया था। 1888 ईस्वी में पहली बार 1881 ईस्वी में पहली बार फैक्ट्री अधिनियम आया था। और इस फैक्ट्री अधिनियम से हुआ क्या, कहने का मतलब कि जो 16 घंटा यहाँ पे काम किया जाता था, मतलब लोगों के द्वारा दिन भर में 16 घंटा काम करवाया जाता था, उसको 8 घंटा करवा दिया गया। 8 घंटा करवा दिया गया। और उसके बाद भी सप्ताह में 7 दिन काम करना होता था, उसमें रविवार की छुट्टी मतलब संडे की छुट्टी यहाँ पे दिलवाई गई। कहने का मतलब संडे को छुट्टी यहाँ पे दिलवाया गया। तो याद रखिएगा 1881 ईस्वी में फैक्ट्री अधिनियम आया, और 16 घंटे के जगह पर 8 घंटा काम करवाने का बात कहा गया, और रविवार की छुट्टी यहाँ पे दी गई। ठीक है, और इस समय जानते हैं कौन आया था? रिपन, लॉर्ड रिपन जो है वो यहाँ पे आया था। लॉर्ड रिपन आया था। और रिपन को भारत का उदारक कहा जाता है। भारत का उदारक के रूप में किसको जाना जाता है? रिपन को जाना जाता है, क्योंकि ये कुछ अच्छा काम किया था, और जितना भी गवर्नर आया था उससे कुछ अलग हट करके ये किया था, इसीलिए इसको भारत का उदारक के रूप में जाना जाता है। 1882 ईस्वी को क्यों याद रखते हैं? 1882 ईस्वी में नियमित रूप से जनगणना चालू हुआ था रिपन के समय में। यहाँ पे लॉर्ड रिपन जो है वो भारत का गवर्नर होता है, तो ये वायसराय यहाँ पे होता है भारत का। तो कहने का मतलब इसके समय में नियमित जनगणना चालू होता है। तो इसको याद रखिएगा, नियमित जनगणना जो है वो किसके समय में चालू होता है? तो रिपन के समय में चालू होता है। कब चालू होता है? 1882 में चालू होता है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और 81 तो फैक्ट्री अधिनियम बता दिए। और इसके बाद ये 84 में इसको भारत का उदारक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है वो अस्थाई मतलब जो स्थानीय स्वशासन की स्थापना ये किया था। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था जो है वो लाने का काम कौन किया था? तो ये मतलब रिपन यहाँ पे किया था। 1884 ईस्वी में देखा जाए तो 1884 ईस्वी में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसी के समय में, रिपन के समय में। एक्चुअली में रिपन क्या किया था, कहने का मतलब कुछ ऐसा बिल पास कर दिया था रिपन कि अंग्रेज लोग अगर कोई गलती करे तो उसका सजा जो है उसका सजा सुना सकता है एक भारतीय, एक काला लोग भी सजा सुना सकता है। मतलब समझे, कहने का मतलब कि अंग्रेज अगर कोई गलती करे तो वो भारतीय लोग भी उसको पनिशमेंट कर सकता है, उसको सजा दे सकता है। इस तरह का बिल पास कर दिया था कौन? रिपन। तो जब इस तरह का बिल रिपन पास किया तो इसके विरोध में अंग्रेज लोग खड़ा हो गया था, मतलब सब गोरा चिट्टा लोग रिपन के अगेंस्ट आ गया था। इसीलिए इसको सफ़ेद विद्रोह कहते हैं, मतलब वाइट विद्रोह कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, श्वेत विद्रोह इसे कहते हैं। ये 84 में हुआ था, 1884 में, और रिपन के समय में हुआ था। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं 1885।
देखिए 1885 ईस्वी का बात करें तो 1885 ईस्वी में आपको पता है कि यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और कांग्रेस की स्थापना जो है वो यहाँ पे हुआ था 1885 ईस्वी में। तो कांग्रेस का स्थापना अगर 1885 ईस्वी में देखा जाए तो 28 दिसंबर को हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम के प्रयास से हुआ था। ए ओ ह्यूम के प्रयास से मतलब 1885 में इसकी स्थापना हुआ था 28 दिसंबर को 1885 में, ठीक है। और पहली अधिवेशन जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था, मुंबई में हुआ था। और उसका नेतृत्व वेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। 72 लोग यहाँ पे भाग लिए थे, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 72 लोग भाग लिए थे। वेमेश चंद्र बनर्जी पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था पहला, और वहीं पर इसकी स्थापना किए थे। और उस समय भारत के जो वायसराय थे डफरिन थे। भारत के वायसराय कौन थे? डफरिन थे, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 1886 ईस्वी आ जाते हैं। तो 1886 ईस्वी में क्या हुआ था कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दूसरा, और उसमें कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया था, ठीक है। उसके बाद मतलब 1887 ईस्वी आ जाते हैं। तो 1887 ईस्वी में मतलब बदरुद्दीन तैयबा जी ने किया था। बदरुद्दीन तैयबा जी ने इसका अध्यक्षता किया था। और ये पहले मुस्लिम थे। कहने का मतलब जो दूसरा हुआ था उसको क्यों पढ़ते हैं, तो दादा भाई नौरोजी जो किए थे वो पारसी थे, तो पहले पारसी हुए। इसके बाद ये जो बदरुद्दीन तैयबा जी किए थे ये पहले मुस्लिम थे और मद्रास में अध्यक्षता किए थे। तो ये भी पूछता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जॉर्ज यूले ये किया था कब, तो ये मतलब यहाँ पे 1888 ईस्वी में किया था जॉर्ज यूले, ठीक है। तो 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूले किया था इलाहाबाद में, जिसको आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो वो इलाहाबाद में किया था 1888 ईस्वी में। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे 1891 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम आया। सम्मति आयु अधिनियम कहने का मतलब क्या हुआ कि सम्मति आयु अधिनियम जो है उसमें लड़कियों का आयु जो है वो निर्धारित की गई थी। 12 साल लड़कियों का आयु, 14 साल लड़कों का आयु यहाँ पे सम्मति आयु अधिनियम में निर्धारित किया गया था। और ये निर्धारण करने का काम जो है लॉर्ड लेंसडॉन ने किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सम्मति आयु अधिनियम जो है वो किसके समय में आया था? लॉर्ड लेंसडॉन के समय में आया था। और कब आया था? 1891 में आया था। किसका प्रयास था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रयास यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1893 ईस्वी में देखें तो 1893 ईस्वी में गणेश महोत्सव, 1893 ईस्वी में गणेश महोत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव, ये दोनों जो है महाराष्ट्र में चालू हुआ था। 1893 ईस्वी में गणेश महोत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव जो है वो प्रारंभ करवाए थे कौन? तो आपको पता है बाल गंगाधर तिलक, मतलब क्रांतिकारियों का जो एक प्रकार से फादर बोला जाए, क्रांतिकारियों का रीड अगर बोला जाए तो वो थे। अंग्रेजों का ईंट से ईंट बजा देने का काम करते थे। अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं से होता था, बाल गंगाधर तिलक से। सबसे उग्र विचारधारा का ये थे। तो इन्होंने ही गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ जो है महाराष्ट्र में करवाया था। और ये आज भी मतलब यहाँ पे मनाया जाता है। ये आप लोग तो जानते ही हैं और देखते भी हैं, इसमें तो कोई नया चीज़ है नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कांग्रेस का एक अधिवेशन 1896 ईस्वी में हुआ था। और ये कांग्रेस का अधिवेशन 1896 ईस्वी में हुआ था। एम रहमतुल्लाह सयानी नाम के व्यक्ति ने इसका अध्यक्षता कलकत्ता में किया था। और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था कि वंदे मातरम जो है वो यहाँ पे गाया गया था। सबसे पहले वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जिनको लिखे हैं वो सबसे पहले यहाँ पे गाया गया था। और 1896 ईस्वी में एम रहमतुल्लाह सयानी नाम के व्यक्ति इसके अध्यक्षता कर रहे थे। तो अध्यक्ष भी पूछा जाता है। और 12वां अधिवेशन था, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो ये 1896 ईस्वी। उसके बाद 1897 ईस्वी का बात करें तो चापेकर बंधु जो थे वो यहाँ पे क्या किए थे, मतलब जो प्लेग अधिकारी था, तो प्लेग अधिकारी लोग जो आया था
मतलब लिटन के समय में जो आया था, वो क्या किया था कि यहाँ पे प्लेग से मरने वाले लोगों का जांच, उसके लिए एक आयोग बना था, वो अपनी काम कर रही थी। लेकिन पता चलता है कि वो थोड़ा वो सब अभद्र टाइप का काम कर रहा था, महिलाओं का वस्त्र जला देना, या अगर प्लेग हुआ है तो घरे को जला देना, इस तरह का काम मतलब कर रहा था। तो मतलब कुछ अपमानजनक मतलब लग रहा था स्थिति देखने को। तो इसलिए यहाँ पे चापेकर बंधु जो है वो पूरी तरीक़ा से आगे आगे आए थे। मतलब चापेकर बंधु में दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर, ये दोनों बंधु ने क्या किया कि जो रेंड और अगस्टर जो अधिकारी था, मतलब जो अधिकारी नियुक्त हुए थे प्लेग अधिकारी, उनको हत्या कर दिए। कहने का मतलब यहाँ पे हत्या हो गई। रेंड और एक अगस्टस जो अधिकारी था, ये दोनों की हत्या चापेकर बंधुओं ने कर दिया 1897 ईस्वी में। फिर उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो ये 1910 ईस्वी तक रहेगा। कहने का मतलब 1910-15 की स्थिति तक उग्र विचारधारा क्रांतिकारियों का मतलब स्थिति जो है यहाँ मजबूत रहता है। लेकिन गांधी जी का जैसे एंट्री हो जाएगा 1915 ईस्वी से, तो ये जो मतलब स्थिति है, जो क्रांतिकारी उग्र क्रांतिकारी का जो स्थिति है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। मतलब महात्मा गांधी जब 1915 ईस्वी में आएंगे तो। लेकिन फिर उसके बाद महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में वापस जब ले लेंगे, तो उसके बाद उग्र क्रांतिकारी फिर से निकल कर सामने आएगा, और उसके बाद अपना फिर वो सब जलवा बिखेरने लगेगा। तो ये स्थिति बाद में बताएंगे, लेकिन ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे चापेकर बंधुओं के द्वारा जो प्लेग अधिकारियों की हत्या। इस समय एक और घटना हुआ था 1897 ईस्वी में। मतलब 1897 ईस्वी में देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण अगर घटना देखा जाए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा और कहाँ पे किया गया था, तो ये कलकत्ता में किया गया था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेगा। उसके बाद 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है वो पहली बार मतलब कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेते हैं। कहने का मतलब पहली बार 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेते हैं। 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता करेंगे, और एकमात्र अधिवेशन होगा जिसमें वो अध्यक्षता करेंगे। लेकिन 1901 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में ये भाग लेते हैं महात्मा गांधी। तो इसके बाद की घटना जो है वो आगे चलेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा कि जितना बात हम बताएं, कहने का मतलब ये ईस्वी बार जो बताएं वो कितना अच्छा आप लोग को लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो हम इस सीरीज को अगर आगे बढ़ा दें और पूरा 1800 मतलब 1900 से लेकर 1947 तक पूरा डिटेल से हम इस तरह से ईस्वी बाय चले, अगर ये चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा और थोड़ा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप लोग का फीडबैक अच्छा मिलेगा, आप लोग का रिस्पांस अच्छा मिलेगा, तो हम इस सीरीज़ को जल्दी ही आगे लेकर आएंगे। तो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक थोड़ा शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो रेड वाला बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ ज़रूरतमंद लोगों तक। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।